वन पीस का चैप्टर 1179 आ चुका है और जिस चीज का सभी के सभी एनिमे फैंस वेट कर रहे थे वो भी आ चुका है, इमुसामा का फेस रिवील। जी हाँ, इमुसामा का फेस रिवील हो चुका है और हमें दिखाई देता है कि इमुसामा एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर शुरू से रीड करते हैं। चैप्टर का नाम है द एडवेंट ऑफ नेरोनाइमू। कवर पैनल में हम देखते हैं कि एस और यामाटो पिग्स को खाना खिला रहे हैं और साथ में ओतामा भी है। चैप्टर के पहले पैनल में हम देखते हैं सभी गौर से डेन डेन मोशी पर बोल रहे होते। क्या आपने क्या कहा? कहीं आप एल्बाफ तो नहीं जाना चाहते? एक बार फिर सोच लीजिए कि लोअर वर्ल्ड में जाना इस तरह से सही है क्या? मतलब समझ रहे हो? गौरव से। और ये बोल ही रहे थे तभी गार्लिंग आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम सब के सब इतने काम कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि होली लैंड अब सेफ है? और शेमरॉक के लौटने के बाद अभी चीजें नॉर्मल होनी शुरू हुई है। मतलब शेमरॉक्स को जरा ज्यादा ही पावरफुल दिखाया गया है कि उसके आने के बाद होली लैंड में क्राइसिस जो है थोड़ा कम हो रहा है। पर क्या सच में हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? ऐसे कैसे रूरल हैं हम, अगर हम हमारे ही लोगों को खाना ना दे सके, उनका पेट ना भर सके? वर्ल्ड को हमारे हाथों के नीचे लाना चाहिए और पुराने मरीन हेडक्वार्टर्स को भी। तभी गार्लिंग की डेन डेन मोशी बजने लगती है और वो उसे उठाता है। सामने से आवाज आ रही होती है, गार्लिंग मेरा खाना किधर है? क्या यही लाइफ है जो तुमने मुझे ऑफर की थी? और अगले पैनल में हम देखते हैं कि यॉर्क जमीन पर लेट के रो रही होती है, उसको खाना चाहिए। गार्लिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि अभी होली लैंड क्राइसिस में है और खाने की शॉर्टेज है और हमें ये सॉल्व करने के लिए जो चीज चाहिए वो है मदर फ्लेम। और तुम्हें अगर सेलेस्टियल ड्रैगन की जिंदगी जीनी है तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि उसको एनर्जी कैसे देते हैं, मतलब कि चार्ज कैसे करते हैं। यॉर्क इस पे कहती है कि मुझे तो ये प्रॉमिस नहीं किया गया था। और गार्लिंग इसके बारे में सोचने लगता है कि अगर हम सच में सोचे तो वेगापंक खुद ही इतना चिड़चिड़ा था और ये भी उसी पे ही जाएगी। गार्लिंग उससे कहता है कि तुम्हें सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और वो आगे कुछ बोलने वाला था तभी वो कॉल काट देती है। गार्लिंग आगे एल्डर्स से कहता है कि कुछ दिनों से हमारे यहाँ सिर्फ तबाही हो रही है। वारक्यूरी उससे कहता है कि यह सब वहीं से स्टार्ट हुआ जब से निका अपीयर हुआ। जुपिटर इस पर कहता है कि क्या यह सब कॉन्सिडेंस था या फिर किसी की सोची समझी चाल? अगर ये ऐसी चाल है तो फिर इमुसामा आपको पैंगेया कैस्टल छोड़ना नहीं चाहिए। हम एडमिरल्स को भेजेंगे एल्बाफ पे। इस पर नेज़ुरो कहता है कि मैं इसके खिलाफ जाना चाहूंगा क्योंकि एडमिरल्स अभी खुद ही बिजी है अपने अपने काम में। वारक्यूरी कहता है तो फिर हमें फिर से मैदान में उतरना चाहिए और वहां जाना चाहिए। इस पर डेंडेन मोशी से आवाज आती है, यानी कि इमुसामा आगे से कहता है कि वारक्यूरी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तुम्हारी जो भी है हेकड़ी है ना, अहंकार, वासना, वो सब एक साइड में रखो और मेरी बात सुनो। ये सब जो भी अभी तक हुआ है इसे टाला नहीं जा सकता था। और आगे के पैनल में हमें दिखता है कि रॉक्स ने जो कहा था कि मैं वापस आऊंगा, रॉजर्स की स्पीच, नेपच्यून को जो लड़की हुई थी उसकी भविष्यवाणी, शैंक्स ने जो डेविल फ्रूट चुराया था वो, व्हाइट बियर्ड ने जिसे बचाया था वो कौन था? मंकी डी लूफी। और अगले पैनल में हम टीच को भी देखते हैं। आगे के पैनल में हम देखते हैं एक तरफ जॉय बॉय और एक तरफ डेवी जोन्स लिखा है और उसके अंडर ही जॉय बॉय के अंदर लूफी और डेवी जोन्स के अंदर टीच है। क्या फिर भी तुम ईमू को तकलीफ देना चाहते हो? ईमू को चाहिए विवी। और ये सभी शुरू हुआ था बहुत ही पहले। मैं होली लैंड की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। वारक्यूरी इस पे कहता है कि लेकिन इमुसामा अगर आप लोअर वर्ल्ड में गए। गार्लिंग उसे बीच में ही टोक के कहता है कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उन्हें रोक सके। वारक्यूरी कहता है लेकिन इमुसामा आपने कैस्टल छोड़ना नहीं चाहिए। जुपिटर भी इस पे कहता है कि अब जब इमुसामा ने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और हम आगे देखते हैं कि इमू उसी सर्कल में है जिसमें पहले गोरोसे ने ट्रैवल किया था और वो भी गायब हो जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है एल्बाफ पे और हम जाते हैं सन रियलम वेस्टर्न विलेज पे, जहाँ पे जड अपने हाथों में उठाकर सोमर्स को लाती है। देखो इसे, उन डेमस में से एक जो खुद को जोड़ने का ट्राई कर रहा था उसे मैं उठा के लाई हूँ। इस पे सोमर्स कहता है कि ये कीड़े मेरे साथ खेलना चाहते हैं। हजरुद्दीन कहता है कि ये टुकड़ों में होने के बाद भी जिंदा है। जड कहती है इसे देखो, ये मैग्नेट की तरह है, टेरिफाइंग। सोमर्स इस पे कहता है कि टेरिफाइंग और मैं, वो तो तुम हो और तुम जड हो ना। मैं यह नाम याद रखूंगा और तुम्हें सबसे गंदी मौत दूंगा। अगले पैनल में हम देखते हैं कि गोल्डबर्ग एक छोटा सा टुकड़ा उठा के लाया है
और बोलता है कि ये देखो। जोरो देखता है, ये तो एक मेटल का हर्ट है। और अगर मैं इसे तोड़ दूं तो क्या सोमर्स अपना टुकड़ों वाला शरीर फिर से जोड़ पाएगा? और ये देख के सोमर्स की फट जाती है यार। अगला सीन शिफ्ट होता है नियर वॉल्डर्स स्कूल की तरफ और हम देखते हैं कि ब्रूक और उसाप अभी भी अनकॉन्शियस है और उन्हें देख के फ्रैंकी कहता है कि यार तुम्हारी हड्डियां सच में टूट चुकी है, क्या तुम भी मेरी तरह साइबॉर्ग बनोगे? और इसे देख के उनमें हलचल आ जाती है। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि सांजी और उसकी टीम ने किलिंगम को पेड़ से लटकाया हुआ है। यार ये देखने में बहुत फनी था। और वो किलिंगम उससे कहता भी है कि सांजी मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। सांजी इस पर कहता है कि मेरा नाम पुकारो, गो ऑन। आगे के पैनल में हम देखते हैं कि गनको अभी भी बर्फ में फंसी हुई है। इस पर लूफी भी पूछता है कि ये बर्फ अभी भी क्यों जमी है। इस पर लोकी उसे बताता है कि यह सिर्फ फ्रोज नहीं हुई, इसके अंदर जो भी थर्मल एनर्जी थी वो सब निकाल चुकी है। लूफी कहता है मुझे खाना देना चाहिए ब्रूक और उसाप को। लोकी इस पर कहता है कि उससे पहले तुम्हें खुद को नॉर्मल होना पड़ेगा। लूफी उससे पूछता है लोकी तुमने अभी जो लड़की फ्रीज की थी क्या अब वो मर चुकी होगी? लोकी उस पर कहता है कि नहीं, और वो रेग्निर की तरफ इशारा करते हुए आगे बताता है कि यही बंदा है जो उसे उससे छुड़वा सकता है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं भागेगी। आगे हम देखते हैं कि नामी एक तरफ देख रही है और वहां से बड़ा स्मोक आ रहा है। फिर आगे कहने लगते हैं कि ये क्या है, ये तो नॉर्मल स्मोक की तरह नहीं है। और सभी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। वहां पे आसमान में पोर्टल खुलता है और एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है। आगे के पैनल में उससे भी डरावनी चीजें दिखाई देती है। जो घर है वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और जो पेड़ है वो भी मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। सब चिल्लाने लगते हैं कि ये कौन सी पावर है जो इन चीजों को मॉन्स्टर में बदल रही है। ईमो अपनी हाकी रिलीज कर देती है जिससे कि जो कमजोर है सबके सब बेहोश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ईमो के मुंह से खून निकलता है, यानी कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है और उसे किसी प्रकार की डिसीज होगी। और अगले ही पैनल में हमें पूरा ईमो का लुक दिखाई देता है और उसके नीचे लिखा होता है क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन ऑफ द फर्स्ट 20। और उसकी पावर है अकुमा नो मी, किंग ऑफ द वर्ल्ड, सेंट नेरोना इमो। भाई कहना तो नहीं चाहूंगा यार, दिल से सैड लगता है, लेकिन अगले चैप्टर में किसी न किसी मेन कैरेक्टर की डेथ फिक्स होने वाली है। और इसी के साथ अगले वीक में एक ब्रेक है और उसके बाद फिर से लौटेंगे वन पीस में।